किया था इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, तो उसके बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक नो हाउ हो गई है कि इंडक्शन मोटर्स की वर्किंग कैसे होती है। यस सर। अच्छा, अगर इंडक्शन मोटर्स की बेसिक्स पता चल गई हैं तो फिर आज थोड़ा सा एडवांस टॉपिक की तरफ चलते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के रिलेटेड ही है। और थ्योरी में आपने पढ़ा है एडी करंट ब्रेक। सर एडी करंट पढ़ा है, एडी करंट ब्रेक नहीं पढ़ा। अच्छा चलें ठीक है। आज हमने जो लैब परफॉर्म करनी है ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट है, और इसमें हम देखेंगे कि इंडक्शन मोटर के थ्रू किसी और मोटर की ब्रेकिंग कैसे कर सकते हैं। मींस कि इंडक्शन मोटर को हम कपल करेंगे किसी और मोटर के साथ और उस मोटर के ऊपर ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे यूजिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने ये देखना है कि इंडक्शन मोटर को हम एज अ जनरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंडक्शन मोटर को जब इंडक्शन मोटर का आपको मालूम है कि स्लिप हमेशा लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, तो इसको हम ए सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर किसको कहते हैं? आप लोगों ने सिंक्रोनस जनरेटर्स पढ़े हैं, तो सिंक्रोनस मोटर्स का थोड़ा सा आइडिया होगा आपको। किसी को आइडिया है सिंक्रोनस सिंक्रोनस मोटर और उसका नाम सिंक्रोनस क्यों है और इसको एसिंक्रोनस क्यों कहते हैं? बिहार में आपने सिंक्रोनस मोटर्स अभी थ्योरी में नहीं पढ़ी। बहरहाल चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। इतना तो आपको मालूम होगा ना कि एक सिंक्रोनस स्पीड होती है और एक रोटर स्पीड होती है। दोनों के दरमियान में इंडक्शन मोटर के केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से स्लिप जनरेट होती है। ठीक है, वो स्लिप हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। अगर स्लिप 0 हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि रोटर की स्पीड इक्वल हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड के। तो फिर हम कहेंगे कि ये मोटर अब कन्वर्ट हो गई है सिंक्रोनस मोटर में। ठीक है। लेकिन अगर रोटर की स्पीड लेस है सिंक्रोनस स्पीड से, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये एसिंक्रोनस मोटर है। ठीक है। तो जो इंडक्शन मोटर है इसको हम एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं, और फिर जब हम इसको जनरेटर बनाएंगे तो हम इसको एसिंक्रोनस जनरेटर कहेंगे। सिंक्रोनस जनरेटर आपने थ्योरी में पढ़े हैं, नेक्स्ट लैब हमने उसी पर करनी है। तो सिंक्रोनस जनरेटर्स और सिंक्रोनस मोटर्स हम इकट्ठे कवर करेंगे नेक्स्ट लैब में। और आज हम क्या कर रहे हैं कि एडी करंट ब्रेक देखेंगे कि इंडक्शन मोटर के थ्रू आप ब्रेकिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में हम ये देखेंगे कि इंडक्शन मोटर को आप एज अ जनरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ पहले मैनुअल भी शेयर कर देता हूँ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर ये इंस्ट्रक्टर गाइड अपलोड कर दी थी। तो इंस्ट्रक्टर गाइड पे जो आपका लैब मैनुअल है ये कम्प्लीटली सॉल्व्ड मौजूद है। तमाम रीडिंग्स इसके ऊपर पहले से ही कैलकुलेटेड मौजूद हैं। ठीक है, तो आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप साथ साथ उसको मैच कर लिया करें कि वैल्यूज़ आपकी ठीक आ रही हैं या नहीं। तो लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे 4.1 और 4.3 हमने किया था, 4.2 को स्किप कर दिया था। 4.2 आपका एक्सपेरिमेंट है सिंक एडी करंट ब्रेक। तो अब होता क्या है कि नॉर्मली हम 3 फेज सप्लाई अब देते हैं इंडक्शन मोटर को, और वो एज अ मोटर काम करती है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको ब्रेकिंग के तौर पर अप्लाई करना है तो ये डायग्राम है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। हम क्या करेंगे कि जो इंडक्शन मोटर है इसकी किसी भी दो वाइंडिंग्स के बीच में या एक वाइंडिंग को यूज़ करके हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है कि 3 टर्मिनल्स जो इंडक्शन मोटर के हैं इसमें से 2 टर्मिनल्स यूज़ किए हुए हैं। इस पर डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट की हुई है, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एम्पियर मीटर लगा हुआ है करंट मेजर करने के लिए। और ये इंडक्शन मोटर कपल्ड है प्राइम मूवर के साथ, और प्राइम मूवर की हम टॉर्क और स्पीड मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब प्राइम मूवर क्या चीज़ है? मैंने लास्ट टाइम आपको डायनामोमीटर बताया था। डायनामोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं कि किसी भी मोटर की टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम मोटर का टॉर्क कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको डायनामोमीटर को प्राइम मूवर मोड में अप्लाई चलाएंगे। तो जब ये प्राइम मूवर बन जाएगा तो प्राइम मूवर का मतलब ये है कि कोई एक्सटर्नल सोर्स जो कि हमारी मोटर को चला रहा है। ठीक है, तो जब हमने जनरेटर का एक्सपेरिमेंट करना है तो जनरेटर को रोटेट करवाने के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स हमें चाहिए, कोई एक्सटर्नल ऐसा कोई इक्विपमेंट चाहिए जो कि उस जनरेटर को रोटेट करवाए। जैसे फॉर एग्जांपल जनरेटर्स के साथ यूजुअली क्या होता है कि इंजन लगा होता है जो कि इंजन के थ्रू रोटर रोटेट कर रहा होता है,
तो उसकी वजह से वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो वो जो इंजन है उसको प्राइम मूवर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइम मूवर के तौर पे क्या चीज़ है, इंजन तो नहीं है लेकिन डीसी मोटर है। उस डीसी मोटर के थ्रू हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं इंडक्शन मोटर के। ठीक है, तो ये प्राइम मूवर एज अ मोटर काम कर रहा होगा इस वाले एक्सपेरिमेंट में, और जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है ये एज अ ब्रेक काम करेगी। ठीक है, तो अब करना क्या है इसमें कि प्राइम मूवर को आप किसी स्पेसिफिक आरपीएम पे चलाएंगे, आरपीएम फिक्स कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि डीसी वोल्टेज जो आपने यहाँ अप्लाई की हुई है रेजिस्टेंस के थ्रू, रेजिस्टेंस पहले ओपन सर्किट होंगे सब, तो आपको रेजिस्टेंस इन्फिनिट मिलेगी। ठीक है, ओपन सर्किट टाइम मींस कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा डीसी वाली साइड पर। लेकिन जैसे ही आप डीसी पर ये स्विच क्लोज करेंगे रेजिस्टेंस के, तो क्या होगा, इसकी जो वाइंडिंग इंडक्शन मोटर इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये इसकी जो वाइंडिंग बीच में यूज हो रही है, तो इस वाइंडिंग में इंडक्शन मोटर की करंट फ्लो होगा। उस करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि ये वाइंडिंग एज इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगी। इसका एक नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डीसी वोल्टेज, डीसी करंट के केस में हमेशा फिक्स पोल्स जनरेट होते हैं। तो फिक्स पोल्स जनरेट होने की वजह से क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये स्टेटर वाइंडिंग पर मौजूद है। ठीक है, ये फिक्स मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट कर रहा है। इसका फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं है जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन में, या रोटेटिंग नहीं है जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में होता है। इसका फ्लक्स जो है उसके उसके एक्सिस जो है वो फिक्स है। एक्स एक्सिस पे अगर लेट्स सपोज नॉर्थ पोल है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इसका साउथ पोल होगा। अब होगा क्या कि प्राइम मूवर इंडक्शन मोटर के रोटर को जब रोटेट करवाएगा, उस फिक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर आप उसकी रोटर को रोटेट करवा रहे हैं। तो अब रोटर इटसेल्फ एक कॉइल है। ठीक है, तो जब वो कॉइल एक फ्लक्स के अंदर रोटेट करेगी, तो उस कॉइल के अंदर भी वोल्टेज और करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो अब वो ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से रोटर का भी अपना एक फ्लक्स जनरेट होगा, उसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब जो फ्लक्स है रोटर का, वो इंटरेक्ट करेगा स्टेटर के फ्लक्स के साथ, और दोनों फ्लक्स आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि रोटर और स्टेटर आपस में मैग्नेटिकली लॉक होने की कोशिश करेंगे। अब लॉक होने की जब कोशिश करेंगे, तो स्टेटर तो इट सेल्फ स्टेशनरी है, तो स्टेटर क्या करेगा कि रोटर को भी रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब रोटर को भी रोकने की कोशिश कर रहा है, रोटर रोटेट कर रहा है, तो रोटर को फ्रिक्शन नजर आएगी। तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि जो प्राइम मूवर की मोटर है वो स्लो डाउन होती जाएगी। ठीक है, तो प्राइम मूवर को ऐसे लगेगा कि आगे कोई ऐसी चीज लगी हुई है जो कि मुझ पर ब्रेक अप्लाई कर रही है। तो मैं इसकी वायरिंग करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एडी करंट ब्रेक का, ये एडी करंट ब्रेक का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो अगर आप किसी अच्छे जिम में जाएं जहाँ पे साइकिलिंग मशीन्स पड़ी होती हैं, तो उन साइकिलिंग मशीन्स में भी एडी करंट ब्रेक का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जो अच्छी वाली साइकिलिंग मशीन होती हैं, जिसको वो कहते हैं कि मैग्नेट वाली साइकिल है। तो वो जो मैग्नेट वाली साइकिल होती है उसके अंदर क्या होता है, आपका एक रोटर है, रोटर पे मैग्नेट लगा होता है, और उसके बाद आउटर एक केसिंग होती है। वो केसिंग क्या होती है, वो स्टेशनरी होती है। तो जब मैग्नेट रोटेट करता है, तो उसकी वजह से उसकी केसिंग जो मेटल की है उसमें एडी करंट जनरेट होता है। वो एडी करंट और मैग्नेट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और फ्रिक्शन जनरेट होती है, मैग्नेटिकली फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। तो उस फ्रिक्शन की वजह से हमें ऐसे लगता है कि हमें कोई ब्रेक लगा रहा है, तो हम फिर ज़्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं। अब वो मैग्नेट जितना क्लोज कर देंगे आउटर केसिंग के, तो जितना वो मैग्नेट क्लोज होगा उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, उतना हमें फिर ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैग्नेट वाली जो मशीन होती है, जो साइकिलिंग मशीन होती है, उसमें जो स्टेप्स बने होते हैं 1 2 3 4 5, वो हार्डनेस के स्टेप होते हैं या ब्रेकिंग के स्टेप्स होते हैं। वो यही होता है कि मैग्नेट जितना करीब आप कर देंगे फायर केसिंग के, तो उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक डीसी सप्लाई चाहिए। फिक्स डीसी सप्लाई हम यूज़ करेंगे। इंडक्शन मोटर की बेशक आप दो वाइंडिंग्स सीरीज में करके यूज़ कर लें या सिंगल वाइंडिंग यूज़ कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर सिंगल वाइंडिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो आप दो भी यूज़ कर सकते हैं।
सर एस एम्पेयर मीट। जी हाँ जी एस बताएं। मशीन में सिंक्रोनस मशीन में फर्क क्या होता है? इनमें फ़र्क ये होता है कि आपको मैंने बताया था ना कि सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एन एस इज इक्वल टू 120 F/P। तो इसके थ्रू जब आप स्पीड निकालते हैं वो सिंक्रोनस स्पीड होती है। वो सिंक्रोनस स्पीड क्यों है? क्योंकि ये वो स्पीड है जिस स्पीड के साथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रोटेट कर रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जिस स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और अब जब 3 फेज मोटर की आप बात करें तो उसका रोटर भी किसी स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, अब वो रोटर की स्पीड थोड़ी सी कम होती है सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, लेट्स सपोज राइट। सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1500 है, तो रोटर आपका अभी हम देखेंगे यहाँ पे अगला एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे ए सिंक्रोनस जनरेटर का, तो आपका जो रोटर है वो रोटेट कर रहा होगा 1470 आरपीएम, लेट्स सपोज। तो 30 आरपीएम का डिफरेंस होगा, दोनों स्पीड्स इक्वल नहीं होंगी। तो जब वो इक्वल होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि आपका रोटर इन सिंक्रोनाइज है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के साथ। ठीक है, मीन्स कि आपके राइट। रोटर के जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं वो एग्जैक्टली लॉक हुए हुए हैं स्टेटर के साउथ एंड नॉर्थ पोल के साथ। ठीक है, वो मैग्नेटिकली लॉक हुए हुए हैं। तो जब वो मैग्नेटिकली लॉक है तो वो दोनों सेम स्पीड के साथ रोटेट कर रहे हैं। ठीक ठीक है, है तो सर। फिर हम कहते हैं कि ये जो मोटर है ये अब सिंक्रोनस मोटर बन गई है क्योंकि इसके रोटर और स्टेटर सिंक्रोनाइज हो गए आपस में एक दूसरे के साथ। लेकिन इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो इसमें रोटर और स्टेटर की स्पीड में डिफरेंस आ रहा होता है, फिर हम इसको कहते हैं कि ये एसिंक्रोनस मोटर है। राइट। अच्छा, ठीक है, मैंने ये फिक्स डीसी सप्लाई एम्पेयर मीटर के साथ कनेक्ट किया और एम्पेयर मीटर की आउटपुट पे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और रेजिस्टेंस की आउटपुट पे इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग्स कनेक्ट कर दिए। आपने क्या करना है, इंडक्शन मोटर का पैनल जो है वो लोअर करके बेल्ट भी कनेक्ट करनी है, तो बेल्ट भी कनेक्ट कर लें। इसके बाद प्राइम मूवर का और डायनामोमीटर के मैंने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई थी। इसके ऊपर मोड सिलेक्शन का स्विच है। लास्ट टाइम हमने इसको डायनामो पर रखा था, अब हम इसको प्राइम मूवर पर रखेंगे क्योंकि अब हमने इसको एज अ मोटर ऑपरेट करना है और इसके साथ जो चीज़ कपल की हुई है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, उसको हमने एज अ लोड चलाना है। ठीक है, वो एज अ जनरेटर भी हो सकती है, एज अ ब्रेक भी हो सकती है। तो आपने इसके मोड को सबसे पहले तो डायनामो से हटाकर प्राइम मूवर पर रखा और उसके बाद इसको वेरिएबल डीसी सप्लाई देनी है। अब इसकी जो रेंज है स्पीड की आरपीएम की वो है 0 से लेकर 2500 आरपीएम, बोथ डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और इसका जो रेटेड वोल्टेज है वो प्लस माइनस 150 वोल्ट्स है। तो डीसी में जब भी आप इस पे वेरिएबल डीसी अप्लाई करेंगे प्राइम मूवर पर, आपने 150 वोल्ट से एक्सीड नहीं करना। पोलैरिटी मैटर नहीं करती है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। अच्छा, इसके अलावा इस पर टॉर्क आउटपुट और स्पीड आउटपुट या एनालॉग टर्मिनल जिन्होंने दिए हैं, तो इसी तरह डाटा एक्विजिशन पर भी टॉर्क इनपुट और स्पीड इनपुट के टर्मिनल दिए हैं, तो आप डायरेक्टली इनकी लीड्स को कनेक्ट कर दें और ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो वोल्टेज अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ये कनेक्शन हो गए, पावर ऑन करें। ठीक है, पावर ऑन मैंने कर दिया। अभी जो रेजिस्टेंस के थ्रू वाइंडिंग कनेक्ट की हुई है, वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो रेजिस्टेंस को जब तक मैं ऑन नहीं करूंगा इसकी वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं करेगा इंडक्शन मोटर की। इसी तरह जब तक प्राइम मूवर की मैं वोल्टेज नहीं बढ़ाऊंगा प्राइम मूवर रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर मैं प्राइम मूवर की वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो प्राइम मूवर मेरा रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड दिखा रहा है। इसी तरह इसको आप स्पीड और टॉर्क सिलेक्शन का यहाँ पे स्विच है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। टॉर्क देख सकते हैं प्राइम मूवर कितना टॉर्क कंज्यूम कर रहा है और स्पीड पर इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो अगर आप टॉर्क देखें तो टॉर्क पर वो नेगेटिव साइन दिखा रहा है, 0.32 न्यूटन मीटर्स दिखा रहा है। नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये पावर सप्लाई से टॉर्क ले रहा है, पावर सप्लाई से पावर ले रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको बेल्ट कनेक्ट ना करें और थोड़ा सा विदाउट एनी लोड इसको ऑपरेट करें तो फिर ये टॉर्क थोड़ा सा और कम हो जाएगा, फिर ये थोड़ी सी कम पावर लेगा क्योंकि फिर फ्रिक्शन के लॉसेस कम हो जाएंगे, जो कि इंडक्शन मोटर को जब आप डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इंडक्शन मोटर के जो इंटरनल फ्रिक्शन लॉसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक, तो ये खैर भी हमने करना क्या है कि मैं इस पर कोई आरपीएम सेट करता हूँ, लेट्स सपोज
150 आरपीएम्स में सेट करता हूँ, जैसे मैनुअल में रीडिंग उन्होंने दी हुई है आपको। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि 4 और 5% के दरमियान में 150 आरपीएम आता है, लेकिन वो पॉइंट्स में वोल्टेज एडजस्ट नहीं करने देगा। तो 181 आरपीएम मैंने सेट किए हैं। और आप यहाँ डाटा एक्विजिशन पर जाकर देखें तो यहाँ पर भी आपको टॉर्क और आरपीएम दोनों चीज़ें नज़र आएंगी। E1 हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ, E2 E3 कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ I1 कनेक्ट किया हुआ है, वो भी डीसी है। और I1 का भी हमने रेजिस्टेंस का स्विच ऑन नहीं किया, तो इसलिए करंट हमें नज़र नहीं आ रहा। और पावर के मीटर भी हम यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो डिजिटल डिस्प्लेज है ना मीटर्स के, इनके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी चेंज कर सकते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी एनालॉग में इसकी डिजिटल डिस्प्ले पर क्लिक करूंगा तो ये डिजिटल में दिखाने लग जाएगा, दोबारा क्लिक करूंगा तो ये एनालॉग में चला जाएगा। एनालॉग के ऊपर ये दोबारा क्लिक करें तो ये आपको बाई डायरेक्शनल एनालॉग दिखा देगा। ठीक है, तो जो भी आपने मीटर यूज़ करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, टॉर्क और स्पीड, स्पीड हमें दिखा रहा है 181.9 आरपीएम्स, और टॉर्क हमें दिखा रहा है नेगेटिव 0.02। तो अभी जो टॉर्क का जो मोड रखा हुआ है वो करेक्टेड रखा हुआ है। अगर आप इसको नॉट करेक्टेड करेंगे, हैंग हो गया सॉफ्टवेयर। अच्छा, मैंने इसका आपको बताया था कि आप इसको करेक्टेड रखेंगे तो ये जीरो एरर करेक्शन की तरह काम करेगा। मींस के जो फ्रैक्शन लॉसेज हैं उनको ये इग्नोर कर देगा और वैल्यू जीरो पर ले आएगा। लेकिन अगर आप इसको नॉट करेक्टेड पे रखेंगे तो फिर ये फ्रैक्शन लॉसेज में जो पावर कंज्यूम हो रही है वो भी दिखाने लग जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने वहाँ देखा था थोड़ी देर पहले, जो टॉर्क आपका डायनामो पर डिस्प्ले कर रहा है वो प्राइम मूवर पर 0.23, वही टॉर्क आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसके गेन मैकेनिकल पावर आप ये भी देख सकते हैं। बाकी हमें मीटर्स नहीं चाहिए, हम इनको ऑफ कर देते हैं। अच्छा, अब आपने इसमें देख ऑब्जर्व क्या करना है कि जैसे ही आप करंट बढ़ाएंगे तो स्पीड ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है, इंडक्शन मोटर रोटेट तो कर रही है, लेकिन उसको रोटेट करवा कौन रहा है, वो प्राइम मूवर रोटेट करवा रहा है। तो आपने करना है क्या है कि रेजिस्टेंस के स्विच को ऑन करते जाएं एक एक करके, और देखते जाएंगे जितना आपका करंट बढ़ता जाएगा उतनी आपकी स्पीड कम होती जाएगी। जैसे स्पीड मैंने एक रेजिस्टेंस ऑन किए तो स्पीड आपकी कम होगी, करंट आपका बढ़ गया। इसी तरह क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में मैं स्विच ऑन करता जाऊंगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी और करंट उतना ज़्यादा फ्लो करता जाएगा। और जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जनरेट होगा, और एडी करंट जो ब्रेक है, जो ब्रेकिंग इफेक्ट है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, स्पीड आपकी फिर ड्रॉप करती जाएगी। तो अभी आप देख रहे हैं जो करंट I1 फ्लो कर रहा है वो इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है, और जो स्पीड है ये स्पीड ड्रॉप कर गई है क्योंकि अब ब्रेकिंग अप्लाई की हुई है हमने। और अगर इसी तरह अगर आप इसकी रेजिस्टेंस को वापस ऑफ करें तो अब आप करंट को कम कर रहे हैं, तो करंट कम करने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से होगा क्या कि जो ब्रेकिंग की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो फिर मोटर क्या करेगी, उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऑफ कर दिया तो मोटर बगैर किसी ब्रेकिंग के काम कर रही है। कुछ समझ आ रहा है ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है? सर इसमें जो आपने ये नॉट कनेक्टेड और कनेक्टेड वाला था, इसमें फ्रिक्शन लॉसेस वो एक बार बता दें थोड़ा सा। अच्छा, देखिए अगर मैं यहाँ पे मोटर जो कनेक्ट की हुई है कोई ब्रेकिंग अप्लाई नहीं की हुई, करंट जीरो फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि जो प्राइम मूवर है वो फ्रीली मूव कर रहा है, इसके ऊपर कोई ब्रेकिंग अप्लाई नहीं की हुई। तो जब ये फ्रीली मूव कर रहा है तो इसकी अपनी जो फ्रिक्शन लॉसेज हैं, जैसे बेरिंग्स इसके अंदर यूज़ किए हुए हैं, बेल्ट यूज़ हुई हुई है, इसके साथ इंडक्शन मोटर का पड़ रहा है तो इंडक्शन मोटर के बेरिंग्स की फ्रिक्शन है, उसकी बेल्ट की फ्रिक्शन है। तो जो फ्रिक्शन की वजह से पावर का लॉस आ रहा है, उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वो पावर सप्लाई से जो इनपुट ले रहा है, ठीक है, वो भी तो कुछ पावर लॉस में जा रही है ना। ठीक है, वो फ्रिक्शन की वजह से जो पावर लॉस में जा रही है, अगर हम उसको इग्नोर करना चाहें अपनी रीडिंग्स में तो मैं इसको करेक्टेड पे रख लूँगा। ठीक है, तो करेक्टेड पे अगर आप अभी देखें तो ये क्या दिखा रहा है, 0.0 अप्रॉक्सीमेटली न्यूटन मीटर्स का टॉर्क दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें प्राइम मूवर की विंडो पर तो वो क्या दिखा रहा है, 0.23 न्यूटन मीटर्स। तो 0.23 क्या है, ये वो टॉर्क है जो कि कंज्यूम हो रहा है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए।
ठीक है। ये प्राइम मूवर चूंकि मैनुअल है, ये डिजिटली कंट्रोल नहीं है, तो इसके ऊपर आप ये करेक्टेड और नॉट करेक्टेड का फंक्शन नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन जो डिजिटल प्राइम मूवर्स हैं, आपकी लैब में दो तरह के प्राइम मूवर हैं, एक ये वाला जो इस सॉफ्टवेयर में दिखाया हुआ और एक डिजिटली कंट्रोल्ड है। तो उस डिजिटली कंट्रोल में प्राइम मूवर की विंडो पर भी आप इसको जीरो कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सी से हटा के एनसी पर लेके जाएंगे, तो अब ये वो दिखा रहा है कि ये आपका टॉर्क है जो कि कंज्यूम हो रहा है सिर्फ फ्रिक्शन के लॉसेस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है। इसी तरह अगर आप पावर, मैकेनिकल पावर की भी बात करें, तो इसमें भी आपको सी और एनसी मिलेगा। अगर मैं इसको करेक्टेड कर दूं और टॉर्क को भी करेक्टेड कर देता हूं, तो ये वो पावर है जो कि मैकेनिकली कंज्यूम हो रही है। ठीक है। अगर इसको मैं एनसी करूंगा तो ये पावर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि आप ये फ्रिक्शन के लॉसेस को भी ओवरकम कर रहे हैं। इस प्राइम मूवर के ऊपर एक सेपरेट बिल्कुल अलग से एक लैब है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसके फ्रिक्शन के लॉसेस को डिटरमिन करते हैं कि कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है फ्रिक्शन के लॉसेस को ओवरकम करने के लिए, और वो फ्रिक्शन है कितनी। इसके ऊपर एक अलग से लैब है, लेकिन वो इतना टाइम नहीं है कि वो भी की जा सके। बस ये अज्यूम करें कि जो फ्रिक्शन के लॉसेस अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपने इसको नॉट करेक्टेड पे रखना है। अगर आप फ्रिक्शन के लॉसेस को इंक्लूड नहीं करना चाहते तो फिर आप इन मीटर्स को करेक्टेड पे रख लें। ठीक है। फिर वो आपको रीडिंग थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट मिल जाएगी, सिर्फ उस चीज़ की रीडिंग मिलेगी जो कि आगे ब्रेकिंग अप्लाई करने की वजह से या जो लोड का टॉर्क है सिर्फ फिर आपको वो मिलेगा। फ्रिक्शन के लॉसेज आप ऑलरेडी उसमें से निगलेक्ट कर चुके होंगे। सही सर। ठीक है। अच्छा, यही ब्रेकिंग आप रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एडी करंट की कोई डायरेक्शन वो उस तरह से नहीं होती कि कोई डिफाइंड डायरेक्शन हो। जिस डायरेक्शन में भी आप कॉइल को रोटेट करवाएंगे उस डायरेक्शन में आपका ब्रेकिंग अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं ये प्राइम मूवर है इसको रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। रिवर्स डायरेक्शन में प्राइम मूवर ऑपरेट करना है तो मैंने आपको बताया था कि प्राइम मूवर की जो इनपुट रेटिंग है वोल्टेज की वो है ±150 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि मैं सिंपली इसकी पोलैरिटी को चेंज करूँगा तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो मैं जो रेड प्रोब है उसको रेड की बजाय ब्लैक वाली जगह पर लगा दूंगा, जो रेड वाली लीड है, और ब्लैक वाली लीड को रेड पर लगा दूंगा। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। ये एरो ऊपर आपको प्राइम मूवर के ऊपर दिखा भी रहा है कि अब ये एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गया। और अब ये टॉर्क जो दिखा रहा है इसके साथ नेगेटिव साइन शो नहीं कर रहा, क्योंकि डायरेक्शन अब रिवर्स हो गई। जो ओरिजिनल इंटेंडेड जो जिसके लिए ये डिज़ाइन था क्लॉकवाइज के लिए, अब इससे डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो गई। और इसी तरह अगर आप स्पीड पर देखें तो स्पीड के साथ अब वो नेगेटिव दिखाएगा क्योंकि स्पीड आपने रिवर्स कर दी है। स्पीड वही है। अगेन आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज को, रेजिस्टेंस के स्विचेस को ऑन करते जाना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग जनरेट होगा। स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा उतना स्ट्रॉन्ग एडी करंट ब्रेक का इफेक्ट आएगा। ठीक ठीक है। आपका करंट डीसी इंक्रीज हो गया। ठीक है। करंट क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपने रेजिस्टेंस की वैल्यूज को कम कर दिया। अगर आप ये दरमियान में रेजिस्टेंस नहीं लगाते और डायरेक्टली डीसी वोल्टेज कनेक्ट कर देते हैं 220 वोल्ट वाइंडिंग के क्रॉस, तो वाइंडिंग जल जाएगी। वाइंडिंग क्यों जलेगी? क्योंकि अगर आप, सेम वही कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर का, कि ट्रांसफार्मर को हम डीसी पर क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि ट्रांसफार्मर को चाहिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्लक्स जनरेट करने के लिए। तो प्राइमरी साइड पर जो फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज जनरेट करेगा, और जो सेकेंडरी साइड का फ्लक्स होगा वो रिटर्न प्राइमरी साइड पर बैक ईएमएफ जनरेट करेगा। अब वो जो बैक ईएमएफ है वो जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा। अगर वो बैक ईएमएफ ही नहीं है तो फिर करंट आपका बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है। इसीलिए इनिशियली जब आप मोटर को ऑन करते हैं या ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं, कोई भी चीज़ है जिसको आप ऑन करते हैं, तो इनिशियली जो इन रश करंट है वो हमेशा ज़्यादा होता है। वो जब भी आप ऑन करते हैं तो एक स्पाइक आती है, एक करंट आपका राइज करता है और फ़ौरन से वो फिर क्या करता है, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ही वो ड्रॉप करके फिर अपने नॉमिनल रेटिंग पर आ जाता है। ठीक है। वो क्यों स्पाइक आती है कि इनिशियली जो बैक ईएमएफ है वो बहुत कम है। ठीक है। तो करंट आपका ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर आप मोटर्स का मॉडल भी देखेंगे ना, कि एक उनका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर देखेंगे थ्योरी वगैरह में, तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपकी एक पावर सप्लाई होगी, उसके सीरीज़ में जो आपकी वाइंडिंग है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के इक्विवेलेंट वैल्यूज लगी होंगी, और उसके साथ सीरीज में एक नेगेटिव पोलैरिटी के साथ बैटरी लगी होती है रिवर्स डायरेक्शन में।
उसके उसका मकसद क्या है? उसका मकसद क्या है कि वो बैक ईएमएफ का मॉडल कर रहे होते हैं कि अगर वो बैक ईएमएफ नहीं है तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपकी पावर सप्लाई के सीरीज में एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है, और अगर आप डीसी यूज करें तो फिर तो इंडक्टेंस भी नहीं है, फिर तो सिर्फ और सिर्फ वो रेजिस्टेंस है। आप कॉपर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस तो लेस देन 1 ओम होगी, ठीक है, जितनी वाइंडिंग हम यूज करें 1 ओम या 2 ओम होगी मैक्सिमम। तो 220 वोल्ट आप यूज करें, 1 ओम की रेजिस्टेंस है, तो करंट अगर आप निकालें तो ये 1 ओम की रेजिस्टेंस के अगेंस्ट 220 एम्पेयर्स करंट मिलेगा आपको, तो वाइंडिंग फौरन से डैमेज हो जाएगी। इसलिए दरम्यान में रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है ताकि आप करंट को लिमिट कर सकें। ठीक है, ये बात कुछ क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में आप इंडक्शन यस मोटर सर। को एज अ ब्रेक यूज कर सकते हैं। यस सर। और अगर कभी आपका इत्तेफाक हो किसी जिम वगैरह जाने में, तो वहाँ पर आप जाकर देखिएगा कि साइकिलिंग मशीन अगर वहाँ यूज़ हो रही है, तो साइकिलिंग मशीन जो मैग्नेट वाली, अगर उनसे पूछिएगा वो आपको बताएंगे कि मैग्नेट वाली है या मैकेनिकल है। तो अगर वो मैग्नेट वाली साइकिलिंग मशीन है तो मैग्नेट वाली साइकिलिंग मशीन के अंदर एक मैग्नेट होता है और उसके अराउंड एक कोर होगी, ठीक है, कोर या उसकी स्टेटर स्टेटर होगा। तो मैग्नेट को रोटेट कर रहे होते हैं, स्टेटर में एडी करंट इंड्यूस होता है, एडी करंट मैग्नेट को अट्रैक्शन की वजह से वो उसको मैग्नेटिकली लॉक कर रहा होता है। जब वो लॉक कर रहा होता है तो फ्रिक्शन जनरेट होती है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी मैकेनिज्म, उसके ऊपर भी एक वीडियो या कोई चीज़ पिक्चर वगैरह आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा, ये तो आपका एडी करंट ब्रेक का हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जनरेटर। तो इंडक्शन मोटर को आप एज अ मोटर भी ऑपरेट कर सकते हैं और एज अ जनरेटर भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब आप मोटर को, इंडक्शन मोटर को एज अ मोटर ऑपरेट कर रहे हैं तो इसकी जो स्लिप है वो 0 और 1 के दरमियान में होगी। अगर आप इसकी स्लिप को 0 कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अब वो एसिंक्रोनस मोटर नहीं रही, अब वो सिंक्रोनस मोटर बन गई है, ठीक है। अगर इसकी स्लिप 1 कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अब ये मोटर स्टेशनरी हालत में है। अगर आप स्लिप का फार्मूला देखें तो उसको आपको नजर आएगा कि स्लिप के फार्मूले में स्लिप 1 करें तो उसका मतलब है कि जो रोटर की स्पीड है वो 0 है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड है। तो लेकिन अगर आप स्लिप को नेगेटिव कर दें किसी तरीके से, तो स्लिप को नेगेटिव कैसे कर सकते हैं? आप रोटर की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा कर दें, तो फिर आपका स्लिप नेगेटिव हो जाएगा। जब आपका स्लिप नेगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा कि ये एज अ जनरेटर एक्ट करेगी और ये पावर रिवर्स सप्लाई करेगी। आपने वापडा के कनेक्शन इसको कनेक्ट किए हुए हैं तो ये वापडा को ही रिवर्स पावर सप्लाई करेगी, ठीक है। उस इंस्टेंट पे ये रियल पावर रिटर्न कर रही होगी वापडा को और रेक्टिव पावर कंज्यूम कर रही होगी। रेक्टिव पावर क्यों कंज्यूम कर रही होगी? क्योंकि इसको पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स जनरेट करना है, वो फ्लक्स जनरेट करने के लिए ये रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रही होगी, लेकिन रियल पावर रिटर्न सप्लाई कर रही होगी। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप सपोज के कोई मोटर चलाना चाहते हैं, तो जब आपने इंडक्शन मोटर को एज अ मोटर चला रहे हैं तो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, इनकी इंटरेक्शन की वजह से रोटर रोटेट कर रहा है और वो अपनी स्पीड से चल रहा है। फिर आपने इस इंडक्शन मोटर के साथ एक प्राइम मूवर को कपल कर दिया और प्राइम मूवर को आपने इंडक्शन मोटर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर रोटेट करवाना शुरू कर दिया। अब दोनों आपस में कपल हैं, तो जब प्राइम मूवर ज़्यादा स्पीड पर रोटेट करेगा तो इंडक्शन मोटर भी ज़्यादा स्पीड पर रोटेट करेगी। तो अब होगा क्या कि आपकी जो 1470 आरपीएम थे इंडक्शन मोटर के, वो इंक्रीज होकर आपने 1500 पे कर दिए। तो जब आप 1500 पे ले जाएंगे तो उस इंस्टेंट पे इसकी स्लिप ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड एक बराबर हो गए हैं। उस जब स्लिप जब जीरो है तो उस इंस्टेंट पे बहुत नेग्लिजिबल पावर लॉस हो रहा होगा और पावर कंजप्शन जो है वो ऑलमोस्ट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जब आप मज़ीद 1500 से भी ज़्यादा प्राइम मूवर की स्पीड को बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा कि जो रोटर है वो ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है और जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो कम स्पीड से रोटेट कर रही है। अब रोटर का जो फ्लक्स है, जब वो रोटर का फ्लक्स और स्टेटर का फ्लक्स एक बराबर स्पीड से रोटेट कर रहे थे तो तब तो फ्लक्स की इंटरलिंकिंग नहीं हो रही। लेकिन जब रोटर के फ्लक्स को आपने ज़्यादा स्पीड से रोटेट करना शुरू कर दिया तो रिलेटिव मोशन अगर आप देखें तो जनरेटर का एक्शन जनरेट करने के लिए कोई भी आपके पास एक स्टेशनरी कॉइल हो और मैग्नेटिक फील्ड को आप मूव करवाएं, रोटेट करवाएं, मूव करवाएं, तो कॉइल में वोल्टेज जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है
कि जब आप सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर जाते हैं तो रोटर का जो फ्लक्स है वो ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो वो स्टेटर की जो वाइंडिंग्स हैं उनको उसके ऊपर रोटर का फ्लक्स जब रोटेट करेगा तो स्टेटर की वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट होगी। वोल्टेज तो आपकी जो नॉमिनल वोल्टेज है उसके ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि वो वापडा आपका इन्फिनिट ग्रिड स्टेज इन्फिनिट बस बार है, तो इन्फिनिट बस बार की वोल्टेज आप कभी भी एक्सीड नहीं कर सकते। तो आपका जो करंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट आपका इंड्यूस होगा। अब वो करंट वापडा की तरफ रिवर्स सप्लाई करेगा, तो उसकी वजह से आपकी रियल पावर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। ये परफॉर्म करते हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसका मैनुअल मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले डायग्राम दिखा देता हूँ। अच्छा, डायग्राम से पहले आप ये ग्राफ देख लें। तो ए सिंक्रोनस जनरेटर के लिए जो मोटरिंग एक्शन है, मोटरिंग एक्शन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और जो जनरेटर का एक्शन है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। टॉर्क वर्सेस स्पीड का ये ग्राफ है। नॉर्मली लास्ट टाइम हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ देखा था कि अगर आप टॉर्क को इंक्रीज करते जाएं तो स्पीड आपकी ड्रॉप करेगी, फिर आपका ब्रेकडाउन रीजन आएगा, मजीद आप टॉर्क को इंक्रीज करेंगे तो फिर आपका लॉफ्ट रोटर टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ हमने लास्ट टाइम देखा था। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स करें, मोटर की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दें टॉर्क की बजाय, तो जब आप मोटर की स्पीड को बढ़ाएंगे तो फिर आपकी मोटर की स्पीड बढ़ेगी। यही ग्राफ आपका सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा और टॉर्क आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव टॉर्क होने का मतलब ये है कि ये अब रिवर्स पावर, पहले मोटर पावर कंज्यूम कर रही थी, अब मोटर पावर सप्लाई कर रही है। वो सप्लाइड पावर कहाँ जाएगी? वो ग्रिड्स को रिटर्न चली जाएगी, वापस वापडा को चली जाएगी। और आपका ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट फ्लिप होके सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह का बनेगा। ये आपका जनरेटर ऑपरेशन का कर्व इस तरह की बनती है। अच्छा, ये आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो सर्किट डायग्राम है एज अ सिंक्रोनस जनरेटर जब हमने ऑपरेट करना है। तो लास्ट टाइम जो 4.1 और 4.3 आपने किया था, तो जो लेफ्ट साइड वाला सर्किट है ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। लेकिन जो राइट साइड वाला सर्किट है, यहाँ पे पहले आपके पास प्राइम मूवर की जगह क्या यूज़ हो रहा था? डायनामोमीटर। अब हमने क्या करना है, मोटर को एक्सटर्नल किसी पावर सोर्स के थ्रू ड्राइव करना है, मोटर को चलाना है किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हाई स्पीड पर। तो हमें एक्सटर्नल कोई पावर का सोर्स चाहिए जिसको हम प्राइम मूवर कहते हैं। तो फिर अब हम डायनामो की जगह प्राइम मूवर का मोड यूज़ करेंगे। बाकी कनेक्शन सेम वैसे ही हैं। ये मीटर्स का मैंने आपको बताया था कि ये जो मेथड है जिसके थ्रू ये पावर मेजर कर रहा है, इसको कहते हैं 2 वाट मीटर मेथड। इसमें 2 वाट मीटर्स यूटिलाइज होते हैं। अगर आप सिंपल काम करना चाहते हैं तो आप 3 वाट मीटर जो नॉर्मल मेथड है कि आप हर फेज़ का करंट और हर फेज़ की वोल्टेज मेजर करें और उसकी पावर कैलकुलेट कर लें, तो वो 3 वाट मीटर मेथड होता है। तो वो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, उससे इतना वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो हमने ये देखनी है कि हमारी पावर फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 वाट मीटर मेथड ही यूज़ करूँगा ताकि आपको ईजी रहे।
अच्छा, जनरेटर एक्शन के लिए एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप प्राइम मूवर के तौर पर इसको यूज़ करेंगे तो प्राइम मूवर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है और जो मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ये सेम होनी चाहिए। अगर लेट्स सपोज मोटर क्लॉकवाइज रोटेट करी है और आप इसकी क्लॉकवाइज ही स्पीड बढ़ाएंगे ना, अगर आप 1470 पर चला रहे हैं, इसको 1500 पे ले जाना चाहते हैं, तो क्लॉकवाइज ही रोटेशन होनी चाहिए प्राइम मूवर की। अगर आप प्राइम मूवर रिवर्स डायरेक्शन में चलाने शुरू कर देंगे तो मोटर के ऊपर ब्रेकिंग एक्शन आना शुरू हो जाएगा, फिर वो इंडक्शन मोटर के ऊपर ब्रेकिंग अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, ये कभी कभी, अच्छा ठीक है, अभी हमने क्या किया हुआ है कि इसको एज अ मोड हमने रखा हुआ प्राइम मूवर का, लेकिन हमने प्राइम मूवर की वोल्टेज अभी ज़ीरो रखी हुई है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज ज़ीरो रखी हुई है। और इंडक्शन मोटर को क्या किया, 3 फेज सप्लाई दे दी है, और इंडक्शन हर फेज का हम करंट मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ चेक करें मीटरिंग विंडो पर जाकर, इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपने रियल पावर और रिएक्टिव पावर दोनों यूज़ करने हैं, और दोनों के लिए आप क्या करेंगे, एनालॉग मीटर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, बाई डायरेक्शनल। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एडिशनल मीटर्स ऐड करना चाहते हैं तो जो प्रोग्रामेबल मीटर्स हैं ABCDEF, इसकी आप मीटर सेटिंग्स में जाकर मीटर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप अपनी मर्ज़ी का प्लेस करना चाहें। तो मुझे जो मीटर 1 है वो चाहिए, लेकिन रेक्टिव के लिए चाहिए, तो मैंने मीटर 1 प्लेस किया, और पी पर जब मैं क्लिक करूँगा इसको क्यू में कन्वर्ट कर लूँगा रेक्टिव में, और इसको भी मैं एनालॉग में कन्वर्ट कर लूँगा। इसी तरह मैंने बी मीटर पर भी प्लेस कर दिया P2, और सी मीटर पर प्लेस कर दिया P3, और दोनों को रेक्टिव में कन्वर्ट करके डिस्प्ले उनका एनालॉग कर लिया, ठीक है। इसी तरह टॉर्क और स्पीड के साथ अगर आप यहाँ नीचे देखें तो आपको PM नज़र आ रहा है। PM आपकी मैकेनिकल पावर है, टॉर्क और स्पीड को यूज़ करके मैकेनिकल पावर कैलकुलेट करके दिखाएगा। तो इस टाइम पर आप अगर देखें तो 230 वोल्ट AC हमने यूज़ किए हुए तीनों फेजेस पर, और तीनों फेजेस का जो करंट है वो 0.316 एम्पियर्स है। टॉर्क आपका जो करेक्टेड टॉर्क है वो 0.319 यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये वो टॉर्क है जो कि डायनामो यूज़ कर रहा है अब, क्योंकि अब डायनामो को हम रोटेट करवा रहे हैं इंडक्शन मोटर के थ्रू, तो डायनामो अब ये टॉर्क यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसको नॉट करेक्टेड कर देंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो स्पीड आपकी 1476 है, मैकेनिकल पावर यहाँ शो की हुई है, इलेक्ट्रिकल पावर के मीटर्स लगे हुए हैं, और दोनों इलेक्ट्रिकल पावर्स के तीनों फेजेस के अगर आप मीटर्स चेक करें तो आपको पॉजिटिव पावर नज़र आ रही है। ये जो एनालॉग मीटर है इसकी नीडल अगर राइट साइड पे जा रही है तो इसका मतलब है कि पावर कंज्यूम हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में पावर है। अगर ये लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो नेगेटिव डायरेक्शन में पावर है, इसका मतलब ये है कि अब ये पावर रिवर्स सप्लाई कर रहे हैं वापडा को। इसी तरह आपको Q1, Q2 और Q3 नज़र आएंगे, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में पावर कंज्यूम कर रहे हैं, रिएक्टिव पावर। और अगर मैं लेट्स सपोज इसको प्राइम मूवर से डायनामो पर करता हूँ और टॉर्क बढ़ाना शुरू कर दूँ तो फिर क्या होगा कि जो आपकी रियल पावर है वो कंजप्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और इसी तरह जो करंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने मोटर के ऊपर लोड बढ़ा दिया। ये हैंग हो गया। ये वही काम है जो हमने लास्ट टाइम किया था, 4.1 में किया था, कि टॉर्क हम बढ़ाते जा रहे थे, टॉर्क बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा था कि करंट बढ़ रहा था, और करंट बढ़ने की वजह से क्या हो रही थी कि पावर कंजप्शन ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। चलिए जरा वापस आ जाए तो हम इसको दोबारा करते हैं। ये बड़ा मसला है सॉफ्टवेयर के साथ।
अच्छा, मैं दोबारा पैच कर रहा हूँ वापस, वो चीज़ सॉफ्टवेयर बंद हो गया था। शुरू करने से क्योंकि बार बार करता हूँ कि आप ज़्यादा बच्चे भी देखते जाते हो तो कोई ना कोई चीज़ डैमेज शुरू में अच्छा, बेल्ट कपल नहीं की मैंने। अच्छा, ये जो आपकी बेल्ट है, ये फ्रंट पैनल तब तक नहीं खुलेगा जब तक ये मोटर स्टेशनरी हालत में ना हो। तो आपने वेट करना है कि जब स्टेशनरी हालत में ये आ जाए। एरर दे रहा है कुछ। फिर से हैंग हो गया। मैंने बात की थी ये सॉफ्टवेयर बाय करने की, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब कोटेशन मंगवाई कंपनी से तो वो बहुत महंगा सॉफ्टवेयर मिल रहा था। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम ये बाय नहीं कर सकते इतना महंगा सॉफ्टवेयर, तो ये इसलिए सॉफ्टवेयर वजह से ये। बहुत से बच्चों के सिस्टम क्रैश हुए हैं। हाँ, इसमें थोड़े मसले मसाइल हैं। मेरे पास तो मसला तब आता है क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है तो हैंग हो जाता है। क्योंकि मोटर्स के जो एक्सपेरिमेंट हैं इसके लिए ये इसको थोड़ा लैपटॉप थोड़ा फास्ट हो तो वो ठीक चलते हैं। पावर ज़्यादा चाहिए उसके लिए। ऊपर से मैं वर्चुअल सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहा हूँ तो उसके ऊपर तो ये और ज़्यादा स्लो हो जाता है।
पैचिंग का तो आप लोगों को इशू नहीं होगा ना, क्योंकि पैचिंग तो अब काफ़ी आप कर चुके हैं। अगर आपको मोटर्स के टर्मिनल्स का पता हो, लेबलिंग हर चीज़ की हुई होती है इनके पैनल्स के ऊपर, तो आई थिंक पैचिंग का आप लोगों को इशू नहीं आएगा कभी। सर पैकिंग का इशू नहीं आएगा। इसमें इसके जो मोटर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। आपके ये कॉन्सेप्ट्स मोटर्स के, आपकी फील्ड चाहे कोई भी हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल पावर के हैं, टेलीकॉम के या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मोटर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर जगह पूछे जाते हैं। अच्छा, ये कनेक्शन मैंने दोबारा कर दिया है, तो इसको रन करते हैं फिर से। पहले केबल्स को, फ्रंट पैनल को ओपन किया, बेल्ट कनेक्ट की, फ्रंट पैनल को क्लोज कर दिया। अच्छा, अब आप इसकी पावर ऑन करें तो मोटर चल रही है अपनी। रोटर की स्पीड इसकी कितनी है? 1476, ठीक है। और अगर आप इसकी मीटरिंग विंडो में जाकर देखें तो मीटर्स दोबारा से प्लेस करते हैं, रियल पावर आपकी कंज्यूम हो रही होगी इस वक्त, ठीक है। रियल पावर आपकी कंज्यूम हो रही है क्योंकि मीटर आपको भी दिखा रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में पावर यूटिलाइज हो रही है। अगर आप इसके टॉर्क के कंट्रोल को, आप इसको डायनामो पर शिफ्ट करें और टॉर्क के कंट्रोल से इसके ऊपर मैकेनिकली टॉर्क बढ़ाते जाएं, तो जो रियल पावर है उसकी कंजप्शन ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि आप मोटर से आउटपुट ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें करंट आपका बढ़ गया, पावर अब जो यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिकल जो पावर यूज़ हो रही है वो 82 वाट्स यूज़ हो रही है, और जो मैकेनिकल पावर है वो 195 यूज़ हो रही है। करंट जो फ्लो कर रहा है 0.46 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको हम टॉर्क को यहीं पर छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इसको एज अ जनरेटर ऑपरेट करना है। तो अभी इसकी जितनी भी स्पीड है, हमने इसको जो सिंक्रोनस स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड पर ऑपरेट करना है, ठीक है। अभी ये रन कर रही है मोटर 1412 आरपीएम पे चल रही है। हमने क्या करना है कि इसकी स्पीड को 1500 से ऊपर लेके जाना है, क्योंकि 1500 इसके क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है 1500, हमने इससे ऊपर लेके जाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको डायनामो से हटाकर प्राइम मूवर पर लेके जाऊंगा, और करंट आपका वापस नॉर्मल पे आ गया क्योंकि आपने टॉर्क को रिमूव कर दिया। अब आप क्या करें कि प्राइम मूवर की जो वोल्टेज है उसको बढ़ाते जाएं। अब उसको बढ़ाने से क्या होगा कि प्राइम मूवर की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, और उसकी स्पीड बढ़ाने से क्या होगा कि जो इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर चली गई है। अच्छा, अभी आप अगर इसमें देखें तो ये एक रेड लाइट ऑन हो गई है। ये रेड लाइट क्या इंडिकेट कर रही है कि आपने जो वोल्टेज है वो इंक्रीज कर दी है, रेटेड वोल्टेज है। अच्छा, वोल्टेज जो हमने इस प्राइम मूवर के ओवरलोड कर दी है। टॉर्क को वापस ले आते हैं ज़ीरो पर। तो जब इस तरह का इशू आए तो आप इसको ऑन ऑफ ऑफ करके दोबारा ऑन करें तो आपकी ये रेड लाइट ऑफ हो जाएगी। ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। प्रैक्टिकली भी ये बिल्कुल ऐसा ही है। आपको इसी तरह से रेड लाइट ऑन करके दिखा देगा कि अब जो आपने प्राइम मूवर है इसको ज़्यादा हीटअप कर दिया। सर अगर सॉफ्टवेयर सिमुलेशन में हम कोई तारें शॉर्ट कर दें तो कंप्यूटर के चलने का खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, वो फिर से इशू आ गया, इसको मैं ऑफ करता हूँ फिर ऑन करता हूँ।
अच्छा, मैंने इसको कम्प्लीटली ऑफ करके फिर ऑन किया ताकि उसकी ओवर स्पीड की जो प्रोटेक्शन है और ओवर हीट की प्रोटेक्शन है वो डिसेबल हो जाए दोबारा से। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसको सॉफ्टवेयर पे सिमुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। हाँ, हो रहा है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो मैंने प्राइम मूवर की वोल्टेज को 0 रखा हुआ है, तो मोटर जो है वो अपनी नॉमिनल जो उसकी रोटर की स्पीड है 1476 उस पर रोटेट कर रही है। रियल पावर वो कंज्यूम कर रही है 22 वाट्स। ठीक है, रेक्टिव पावर वो कंज्यूम कर रही है 68 वाट। तो अब अगर आप वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करते हैं प्राइम मूवर की, तो इसका मतलब है कि आप प्राइम मूवर की भी रोटेटिंग स्पीड है वो आप बढ़ा रहे हैं। तो जब प्राइम मूवर की रोटेटिंग स्पीड आप बढ़ाएंगे, एक टाइम आएगा कि उसकी स्पीड जो मोटर के रोटर की स्पीड है, इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है उससे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर ये प्राइम मूवर ड्राइव करना शुरू कर देगा इंडक्शन मोटर को। ठीक है, अब अगर आप देखें तो पावर पे आपने गौर करना है। पावर अब कितनी हो गई है 14.1। और अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ाऊँ थोड़ा सा, तो एक टाइम आएगा कि पावर आपकी 0 को क्रॉस कर जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली 0 पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस टाइम पर अगर आप पावर देखें तो स्पीड आपकी कितनी है 1506 आरपीएम है, और रियल पावर आपकी कितनी यूज़ हो रही है 0.0 वाट्स, 0.0 0.0 तीनों फेजेस पर। लेकिन रेक्टिव पावर आपकी अभी भी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, जो रियल पावर है वो अब कंज्यूम होना ख़त्म हो गई है। रेक्टिव पावर कंज्यूम हो रही है क्योंकि मोटर को रोटेट करवाने के लिए फ्लक्स यूटिलाइज हो रहा है, उसकी जो वाइंडिंग्स हैं वो फ्लक्स जनरेट कर रही हैं। और लेकिन अभी ना तो पावर कंज्यूम हो रही है ना पावर डिलीवर हो रही है। इंडक्शन मोटर कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स जनरेट कर रही है। ठीक है, सिर्फ यूँ समझ लें कि एक वाइंडिंग है जिस पर आपने वोल्टेज अप्लाई किए हुए, और वो सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेट बना हुआ है। अल्टरनेटिंग पोलैरिटीज उसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, लेकिन उसकी वजह से कोई पावर लॉस नहीं आ रहा है, रियल पावर का कोई लॉस नहीं आ रहा। ठीक है, अब अगर आप इससे ज़्यादा थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाते हैं प्राइम मूवर की, उसकी स्पीड मतलब आप बढ़ा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि इसकी जो रियल पावर है उसका ग्राफ कहाँ जा रहा है। उसकी नीडल है वो अब 0 से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होने शुरू हो गई है, और ये आपको दिखा रहा है कि जो पावर है वो अब नेगेटिव डायरेक्शन में है। -53 वाट्स पावर अब वो आपको शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो मैकेनिकल पावर है इस पे भी आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, जो टॉर्क है उस पे भी आपको नेगेटिव नज़र आएगा, लेकिन जो रिएक्टिव पावर है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आप जितनी ज़्यादा स्पीड पर इसको रोटेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा रियल पावर आप इससे आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है जितनी उसकी रेटेड कैपेसिटी आप उससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करवा सकते, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं 0.7 एम्पेयर्स तक ले जा सकते हैं इसको। इससे ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये वाइंडिंग इसकी डैमेज हो सकती है। और दूसरा ये है कि वोल्टेज भी अगर आप देखें तो हम 50% वोल्टेज पर तकरीबन पहुँच गए हैं। 220 वोल्ट डीसी है तो 50% 110 वोल्ट तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं वोल्टेज 150 तक ले जाऊंगा तो जो हमारा प्राइम मूवर है वो भी उसकी भी जो ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन है वो इनेबल हो जाएगी, वो भी इसको कट ऑफ करवा देगा। ठीक है, लेकिन वो प्रोटेक्शन के लिए हम उधर तक जाएंगे नहीं। तो जो मेन मकसद है बताने का वो ये है कि अगर आप प्राइम मूवर को रोटेट करवा रहे हैं मोटर की सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा, तो अभी जो ये स्पीड दिखा रहा है 1639, ये स्पीड प्राइम मूवर की है। ठीक है, और प्राइम मूवर चूंकि कपल्ड है इंडक्शन मोटर के रोटर के साथ बेल्ट के थ्रू, तो इसका मतलब है कि इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो भी 1639 आरपीएम पर रोटेट कर रहा है, लेकिन जो स्टेटर पर मैग्नेटिक फील्ड है वो 1500 आरपीएम पर रोटेट कर रही है। तो रिलेटिवली जो रोटर है वो ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। तो वो ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट होने की वजह से क्या कर रहे हैं कि स्टेटर में रिवर्स डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, और वो रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट है वो वापटा की तरफ रिटर्न सप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो आपकी विंड मिल्स होती हैं, जो विंड के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है, उनमें भी इंडक्शन मोटर से यूज़ होती है, उनमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। उनमें तो खैर इंडक्शन मोटर का एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर्स होते हैं, लेकिन मेन बेसिक्स जो है उनकी वो यही होती हैं। रियल पावर सप्लाई कर रहे होते हैं, रेक्टिव वो कंज्यूम कर रही होती हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कुछ जनरेटर को? इसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस जनरेटर। यस सर। ठीक है, तो ये आप दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। मेरी जो मोटर है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी, तो मैंने प्राइम मूवर को भी क्लॉकवाइज में ही रोटेट करवाया है।
अगर मेरी मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो मुझे प्राइम मूवर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। अगर मैं दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाऊंगा तो मोटर के ऊपर ब्रेकिंग का एक्शन आना शुरू हो जाएगा, मोटर स्लो डाउन हो जाएगी बजाय इसके कि वो स्पीड ज़्यादा करे। तो स्लो डाउन होने की वजह से वो क्या कर रही होगी, वो पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रही होगी, ठीक है, बजाय बजाय इसके कि वो जनरेटर बने वो लोड बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप इसके जो 3 फेज इसके साथ कनेक्टेड हैं, इन 3 फेज में से कोई से भी 2 फेजेस आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसका क्या होगा, फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा। फेज सीक्वेंस रिवर्स होने की वजह से जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका रिजल्टेंट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो वो आप फेज सीक्वेंस चेंज करके रोटेशन रिवर्स करेंगे तो प्राइम मूवर की भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपने रिवर्स करनी है। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। वैसे तो आमतौर पे फेज सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस ही मौजूद होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिशियन वगैरह काम करते हैं पैनल्स वगैरह पर, तो वो वहाँ से फेज सीक्वेंस को इंटरचेंज कर देते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप फेज सीक्वेंस चेक कर लें कि आपकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है। फेज सीक्वेंस ना भी चेक करें तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेक कर लें कि वो क्या है और उसी डायरेक्शन में आप प्राइम मूवर को रोटेट करवाएं। ठीक है, ये इश्यूज़ कभी कभी आते हैं, जहाँ मैं पहले लैब करवाता था वहाँ भी ये इश्यूज आते थे कभी कभी कि हमने अपनी तरफ से पॉजिटिव सीक्वेंस में कनेक्शंस किए होते हैं जैसे मैनुअल में बताया मैं, लेकिन मोटर रिवर्स चल रही होती है। उसकी वजह क्या होती है कि बाहर जो मेन डीबी है वहाँ से उन्होंने किसी इलेक्ट्रिशियन ने काम करने के बाद फेज सीक्वेंस उल्टे करके कनेक्ट कर दिए, तो डायरेक्शन और रोटेशन रिवर्स है तो फिर आप प्राइम मूवर को भी रिवर्स चलाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? यस सर। बस ये आज की लैब है। इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है तो इसको हमने 2 लैब्स पर स्प्लिट कर दिया था। नेक्स्ट लैब हम करेंगे अगर सिंगल फेज इंडक्शन, आपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो नहीं पढ़ी अभी तक? सर अभी अभी स्टार्ट किया हमने। अच्छा चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लैब में ऐसे करेंगे कि सिंक्रोनस मोटर की तरफ चले जाएंगे क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, और सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर ये दोनों लैब्स हम इकट्ठी कर लेंगे नेक्स्ट वीक में। सर सिंक्रोनस मोटर इस सर, लैब नंबर 10 सिंक्रोनस, 9 को जो अभी 9, जी बताएं, समझ नहीं आई मुझे, दोबारा तो बताएं। इसको एक ही लैब में कर दें, मतलब 4 पॉइंट, क्योंकि ये आपने 4.2 कराई है ना, तो 4.1 हाँ 4.2। हाँ, ये उसी लैब का पार्ट है, ये उसी का ही पार्ट है। 4.1 और 3 लास्ट टाइम हमने किया था, ये 4.2 है, तो ये आपके लैब नंबर 9 या 10 जो भी सीक्वेंस बन रही ये है ये 9, उसी का ही पार्ट है। ठीक है सर। आप उसी में ही ना डिवाइड कर देना, उसमें पहले 4 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से डिवाइड करके राइट सर। रिपोर्ट्स बना लेना, रिजल्ट्स भी लगा लेना। राइट और जो आप रिपोर्ट्स भी बनाते हैं तो रिपोर्ट्स में भी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल आपको दिया हुआ है, वो इसीलिए दिया हुआ है कि आप रीड करें। तो मैनुअल जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो सिर्फ उसमें पता नहीं, मैंने अभी चेक नहीं की आपने कैसी बनाई है, लेकिन शॉर्ट सी रिपोर्ट बनाया करें जिसके अंदर मेन बात की भी हो, और स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आपने एक लीड लगाई, फिर आपने एम्पेयर मीटर लगाया, फिर आपने वोल्ट मीटर लगाया, इस तरह स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें मैनुअल में दी हुई हैं आपके रेफरेंस के लिए। सर्किट डायग्राम बनाए, छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखें कि हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं और इस सर्किट डायग्राम में क्या हो रहा है, उसके बाद नीचे रिजल्ट्स लगाएं, कंक्लूजन लगाएं। राइट सर। ठीक है, क्योंकि मैनुअल जो आपको दिया हुआ उसमें ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताई हुई है कि पहले आप पावर ऑन करें, उसके बाद पहले आप वोल्ट मीटर लगाएं, एम्पेयर मीटर लगाएं, ये वाला मॉड्यूल लगा लें, वो मोटर लगा लें, फिर पावर ऑन करें, वो स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं चीज़ें आपको, वो रिपोर्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो क्लियर है तो ठीक है, मीटिंग एंड कर देते हैं। आज की लैब इतनी सी है। नेक्स्ट लैब थोड़ी सी लेंथी हो गई, तो नेक्स्ट लैब के लिए भी मैं लेक्चर जो रिकॉर्ड करूँगा वो भी आपने देखना है पहले, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो सिंक्रोनस मोटर का थोड़ा सा यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर पे करवाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो लेक्चर देख लेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको। ठीक है, चले सर बस अगर अटेंडेंस लेने, बाकी लैब खुद कर लेंगे बस। हाँ किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, दूसरा जो सॉफ्टवेयर था जो पहले आप यूज़ कर रहे थे, सैंड बॉक्स, तो मैंने आई थिंक मैंने अपलोड कर दिया है। सैंड बॉक्सी ये एक सॉफ्टवेयर है, अगर आप ये डाउनलोड कर लें
LMS पर मैंने शायद अपलोड किया है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, अगर नहीं किया तो मैं कर दूंगा। तो ये आप डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें। इसको चलाने का तरीका ये है कि ये आपके राइट साइड पे बॉटम पर टास्क बार में आ रहा होगा, इसको ओपन करें, राइट क्लिक करें, रन कोई भी आपका सैंड, यहाँ डिफ़ॉल्ट आपका बना होगा नीचे, मैंने लेव वर्ल्ड का खुद से बना लिया। तो आप राइट क्लिक करें, रन सैंड बॉक्स और रन एनी प्रोग्राम। रन एनी प्रोग्राम पर जाकर आप सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करें और उसको रन कर लें। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन होगा, और ये डेमो वर्जन इसका एक्सपायर नहीं होगा फिर। ठीक है, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सैंड बॉक्स का जिनका इशू आ रहा है वो इस पर चला रहे हैं। ये किसी भी विंडोज में चल जाएगा, ये विंडोज 8 पर, विंडोज 7 पे भी चल जाएगा। इस लैब के हार्डवेयर डेमो की ज़रूरत है? अगर कहते हैं तो मैं हार्डवेयर डेमो, मैंने सर्किट पैच किया हुआ, तो हार्डवेयर डेमो रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज दूँगा। नो सर, बाकी हमने जैसे देख लिया, हार्डवेयर की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हमने यहाँ से चले लैब ठीक है, ठीक है। फिर भी अगर ये सर्किट पैच हुआ हुआ यहीं लैब में, या अगर फिर भी अगर आपको ज़रूरत हुई तो बता दीजिएगा, मैं पैच करके वीडियो आपको रिकॉर्ड करके भेज दूँगा। राइट्स पर। बस अटेंडेंस में मार्क करने लगूँ, कोई एब्सेंट तो नहीं है आज। आई सिर्फ 32 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। ठीक है, मैंने अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड कर ली है। ठीक है, आप बेशक मीटिंग लीव कर जाएं, अगर हाँ कोई सर, क्वेश्चंस नहीं है तो। जी बताएं। इसमें बाबर मुस्तफ़ा भी थे, लेकिन वो एक्चुअली उनका फिर बीच में कोई 12 o'clock को इनकी पावर आउटेज हो गया, तो उसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो 12 बजे तक वो थे यहाँ पे। अच्छा, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ऐसे होता है कि अगर आपने मीटिंग में 1 मिनट के लिए भी अगर आपने ज्वाइन किया ना, तो जब मैं अटेंडेंस लिस्ट ज्वाइन डाउनलोड करूंगा तो मेरे पास नाम आ जाता है। तो राइट अगर वो सर। 12 बजे तक ऑनलाइन थे तो वो अटेंडेंस लिस्ट में नाम आ गया होगा उनका। चलिए ठीक है सर। ठीक है, चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।